हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग ईस्वी पूर्व 6ठी सदी अर्थात बुद्ध काल में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उस पर चर्चा करेंगे। यह विषय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के दृष्टिकोण से ईस्वी पूर्व 6ठी सदी अर्थात बुद्ध काल जो था उसका महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः समाज ने इसी काल में मूर्त रूप लिया। इस काल का सामाजिक परिवर्तन जो था वह बहुत हद तक इस काल के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ था। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामाजिक संगठन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से इस काल का समाज भी जो था वह चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। स्मृति ग्रंथों में इन चारों वर्णों के कर्तव्य भी जो हैं वह परंपरागत रूप से ही प्रतिपादित किए गए थे। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्मृतिकारों ने वर्ण का निर्धारण जन्म से किया था। परंतु इस काल में इस व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो इस काल के आर्थिक विकास से जुड़े थे। आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, इस काल में ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। इससे कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं व्यापारिक विकास भी हुआ था। इस तथ्य की विस्तृत चर्चा मैंने ईस्वी पूर्व 6ठी सदी के आर्थिक विकास से संबंधित अपने अध्ययन सामग्री में किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देखें ताकि इस विषय को समझने में आपको सहूलियत हो। तो अर्थव्यवस्था में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ इस काल में, इससे संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत का पतन हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित हुई। अतः वर्ण से व्यवसाय का संबंध शिथिल होने लगा और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जो थे वे अपने परंपरागत व्यवसायों से भिन्न व्यवसायों में संलग्न होने लगे। जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो विभिन्न जनों में विभाजित थे और जन की जो संपत्ति होती थी वह पूरे जनसंख्या की या जन की सामूहिक संपत्ति होती थी। अतः जो कार्य करे वह भी और जो कार्य नहीं करे वह भी, सबका पालन पोषण आसानी से हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे आर्य जीवन में अस्थायित्व आया और कृषि का विकास हुआ, ऐसी परिस्थिति में वही व्यक्ति जिंदा रह सकता था जो कार्य कर सकता था। तो नतीजा हुआ कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में काफ़ी गरीबी जो है सो उत्पन्न हुई। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि योग्य ब्राह्मण और कुशल क्षत्रिय ही अपने परंपरागत व्यवसायों को कर सकते थे, अर्थात जैसे ब्राह्मण वेदाध्ययन या फिर समाज का जो आध्यात्मिक नेतृत्व जो ब्राह्मण करते थे, तो जो योग्य ब्राह्मण होगा वही अपना परंपरागत व्यवसाय कर सकता था। इसी प्रकार जो कुशल क्षत्रिय होगा वही लड़ाई कर सकता था या राजनीतिक कार्य कर सकता था। तो जो अयोग्य ब्राह्मण थे और जो अकुशल क्षत्रिय थे वे अपने परंपरागत व्यवसायों से भिन्न व्यवसायों में संलग्न होने लगे। तो यह एक परिवर्तन हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन कि जो वैश्य था, वैश्य वर्ण था, यह मुख्य उत्पादक वर्ग था। उत्पादन प्रक्रिया के विकास होने के कारण और इसके बहुमुखी होने के कारण यह वर्ग जो था, यह वर्ण जो था वह काफ़ी समृद्ध हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गृहपति
एवं शहरों में श्रेष्ठी ये वैश्य वर्ण के ही लोग थे। चूंकि वैश्य वर्ग पर राज्य की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था निर्भर थी, इसलिए इन्हें भी प्रथम दो वर्णों के साथ साथ द्विज की श्रेणी में रख दिया गया एवं इन्हें भी वेदाध्ययन तथा उपनयन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। पर सामाजिक पदानुक्रम में इनका जो स्थान था वह तीसरा ही था। अब शूद्रों की स्थिति पर चर्चा करें तो शूद्रों की स्थिति पूर्ववत बनी रही। अन्य तीन वर्णों के सेवा के अतिरिक्त अब वे कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे इस काल में। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में हुए अधिशेष उत्पादन को हस्तगत करने के लिए ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में संघर्ष के संकेत भी इस काल के साहित्यों में मिलते हैं, विशेष करके बौद्ध साहित्यों में। जैसे बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों के विपरीत क्षत्रियों को सर्वोच्च बताया गया है, ये आप जान लें। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च हैं, दूसरा स्थान क्षत्रियों का है, तीसरा वैश्यों का और चौथा शूद्र का। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान क्षत्रियों को दिया गया है, दूसरा स्थान ब्राह्मणों को, तीसरा वैश्य को और चौथा शूद्र को दिया गया है। हालांकि कालांतर में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में समझौते के संकेत भी साहित्यों में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार साहित्यों में जो सामाजिक संगठन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, वास्तविक रूप में उसमें परिवर्तन हुआ इस काल में। आगे बढ़े। अब दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ वह व्यावसायिक वर्गों का उदय एवं विकास। तो समाज में व्यवसायियों का भी एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसमें मुख्य रूप से वैश्य वर्ण के ही लोग थे। ये वर्ग संस्थाबद्ध हो चुके थे। इनके शादी ब्याह खान पान प्रायः अपने ही वर्गों के अंदर होने लगे थे। जातक कथाओं में, जातक ग्रंथ जो हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित, तो इन ग्रंथों में इस काल के 18 व्यावसायिक वर्गों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है, जिनमें से 4 व्यावसायिक वर्गों जैसे बढ़ई, धातुकार, कुंभकार, चित्रकार, इन चारों के नाम गिनाए गए हैं। इसे आप ध्यान से देख लें। अब इस काल के विधि एवं न्याय व्यवस्था पर हम चर्चा करें तो भारतीय विधि एवं न्याय व्यवस्था का उद्भव भी इसी काल में हुआ। दीवानी एवं फौजदारी कानूनों को सर्वप्रथम इसी काल में धर्म सूत्रों में व्याख्यायित किया गया, इनकी व्याख्या की गई। इन कानूनों का आधार जो था वह वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। इनके अनुसार जो वर्ण जितना उच्च था उससे उतने ही उच्च नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन दंड व्यवस्था जो थी उच्च वर्णों के पक्ष में थी। अर्थात उच्च वर्णों के लिए कम दंड का प्रावधान था और उसी अपराध के लिए निम्न वर्णों के लोगों के लिए अधिक दंड का प्रावधान किया गया था। तो यह जान लें आप, वर्ण भेद का यह एक प्रमुख उदाहरण है। अब वर्ण भेद की चर्चा करें हम तो समाज में तीव्र वर्ण भेद था। क्षत्रिय एवं ब्राह्मण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। हालांकि उत्पादन प्रक्रिया से सीधे उनका कोई संबंध नहीं था। मुख्य उत्पादक वर्ग होने के कारण वैश्यों को भी यद्यपि ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान द्विजत्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। अर्थात वैश्यों को भी द्विज की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। उन्हें वेदाध्ययन और उपनयन का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन सामाजिक पदानुक्रम में उनका स्थान तीसरा ही था। सबसे दयनीय स्थिति जो थी वह शूद्रों की थी। इन पर सारी निर्योग्यताएं लाद दी गई थीं। वेदाध्ययन एवं उपनयन की इजाजत शूद्रों को नहीं थी। तो इस प्रकार समाज में तीव्र वर्णभेद था। आगे बढ़ें। इस काल की दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता या परिवर्तन समाज
के क्षेत्र में आप देखें दास प्रथा का विकास। तो जातक कथाओं में इस काल में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप देख लें कि जातक कथाओं में इस काल में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। इनमें से मुख्य रूप से शूद्र वर्ण एवं अन्य अनार्य जातियां जो थी वही इसमें आते थे, दास बनते थे। परंतु ब्राह्मणों को छोड़कर वैश्य एवं क्षत्रिय भी समय विशेष के लिए दास बन जाते थे। ब्राह्मण किसी भी सूरत में ब्राह्मणों को दास नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन वैश्य एवं क्षत्रिय समय विशेष के लिए दास बनाए जा सकते थे। इन्हें आहतिक दास कहा जाता था। इसकी चर्चा हम लोग मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। फिर भी वे अपने से निम्न वर्णों के दास नहीं बन सकते थे, अर्थात जो क्षत्रिय थे वो वैश्यों के दास नहीं बन सकते थे। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इन विभिन्न दासों का उपयोग घरेलू कार्यों को करने के अतिरिक्त अपने स्वामी के खेतों में एवं व्यापारिक व्यवसायिक कार्यों में सहयोगी के रूप में किया जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि दासों को संपत्ति रखने की इजाजत थी तथा दासत्व से मुक्ति का प्रावधान भी ग्रंथों में किया गया है। तो आर्थिक गतिविधियों के विकास ने इस प्रथा को अपरिहार्य बना दिया था। आवश्यकता थी दास प्रथा का विकास। आगे बढ़ते हैं। अब एक नया तथ्य जो समाज में आया वह अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी। तो इस काल के समाज में अस्पृश्य जातियां अस्तित्व में आईं। इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। ढोल नगाड़ा बजाकर इन्हें बस्तियों में प्रवेश करना होता था ताकि उच्च वर्ण के लोग इनके संपर्क में आने से बच सकें। कुछ अस्पृश्य जातियों के नाम भी इस काल के साहित्यों में मिलते हैं, जिनमें वेन, निषाद, पुक्कुस, स्वापक, चांडाल आदि का उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ में शूद्रों का ही एक वर्ग बताया है अस्पृश्यों को, अर्थात पाणिनि ने अस्पृश्य जातियों को शूद्रों का ही एक वर्ग बताया है। इन्हें शूद्र वर्ण में ही शामिल किया है पाणिनि ने। यद्यपि इनमें आर्य वर्ण के शामिल होने का संकेत नहीं मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब परिवार के स्वरूप पर हम चर्चा कर लें तो परिवार का स्वरूप जो था वह पितृसत्तात्मक ही था। इस काल में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, परंतु सदस्यों के परस्पर सामंजस्य के अभाव में पारिवारिक विघटन का उल्लेख भी जातक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग इस काल में स्त्रियों की स्थिति एवं विवाह इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि समकालीन सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, परंतु जातक ग्रंथों में सिर्फ 6 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। विवाह में उत्तम कुल एवं गोत्र की मान्यता मजबूत हुई। सगोत्र एवं सप्रवर विवाह निषिद्ध थे, अर्थात एक गोत्र और एक ही प्रवर ऋषि परंपरा के लोगों में विवाह नहीं हो सकते थे। बौद्ध ग्रंथों से प्रतीत होता है कि बाल विवाह का प्रचलन इस काल में भी नहीं था। विवाह संबंधी नियमों के अपवाद भी साहित्यों में मिलते हैं। अपवाद तो हर काल में है। समाज में बहुपत्नित्व प्रथा भी विद्यमान थी, अर्थात एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। कुछ गणराज्यों जैसे कठों में, सीवियों में सती प्रथा के संकेत भी इस काल में मिलते हैं। पर्दा प्रथा का पूर्णतः अभाव था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पर्दा प्रथा इस काल में नहीं थी। स्त्रियों को घर में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कतिपय दशाओं में उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी दिया जाता था।
परंतु इनका स्थान पुरुषों से नीचा ही था। इस काल में स्त्री धन की अवधारणा भी विकसित हुई, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे मौर्यकालीन समाज से संबंधित अध्ययन सामग्री के अंतर्गत। आगे बढ़े। अब हम लोग देख लें कि सूत्र ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख जो है वह कौन कौन से विवाह थे, कौन कौन से प्रकार थे विवाहों के। तो सबसे पहले हम ब्रह्म विवाह की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत वर के गुणों की जांच कर कन्या के पिता द्वारा कन्या को अलंकृत कर उससे विवाह कराना, यह ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा प्रजापत्य विवाह था, जब वर तथा वधू परस्पर मिलकर धर्मचर्या का पालन करते हुए विवाह संबंध को स्वीकार करें तो वह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। तीसरा प्रकार का जो विवाह था वह आर्ष विवाह था। कन्या पक्ष द्वारा गौवों की एक जोड़ी वर पक्ष को प्रदान कर किया जाने वाला जो विवाह होता था वह आर्ष विवाह कहलाता था। दैव विवाह यज्ञ वेदी के सम्मुख ऋत्विक अर्थात आचार्य की सहमति से कन्यादान कर किया जाने वाला विवाह जो था वह दैव विवाह कहलाता था। गांधर्व विवाह कन्या एवं पुरुष के बीच प्रेम संबंधों से होने वाला जो विवाह था वह गांधर्व विवाह था। आसुर विवाह शुल्क देकर अथवा कन्या को खरीद कर किया जाने वाला जो विवाह था उसे आसुर विवाह कहा जाता था। 7वां राक्षस विवाह कहलाता था। इसके अंतर्गत बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर किया जाने वाला जो विवाह था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। इसी प्रकार पैशाच विवाह सोई हुई या फिर बेशुद्ध स्त्री से किया जाने वाला जो विवाह था वह पैशाच विवाह था। तो ये अंतिम 2 विवाह राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इसका उल्लेख जातक ग्रंथों में नहीं मिलता है। जो प्रथम 6 प्रकार के जो विवाह हैं उन्हीं का उल्लेख जातक ग्रंथों में मिलता है। प्रथम 4 प्रकार के विवाहों अर्थात ब्राह्म, प्रजापत्य, आर्ष और दैव को धर्मानुकूल माना गया है। अन्य 4 विवाहों को धर्मानुकूल नहीं माना गया है। आगे बढ़े। अब हम लोग आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस काल में मानव जीवन का जो उद्देश्य था वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इस रूप में स्थापित हो चुका था। अर्थात मानव जीवन का उद्देश्य जो है वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष है और इसके लिए आश्रम व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। हालांकि यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए इसे 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया गया था। इस बारे में आप जरूर जानते होंगे। वैसे आश्रम व्यवस्था का सूत्रपात उत्तर वैदिक काल में ही हो चुका था, लेकिन इस काल में संन्यास आश्रम का विकास भली भांति हो चुका था, जो संभवतः निवृत्ति मूलक धर्मों का प्रभाव था, बौद्ध एवं जैन। अर्थात बौद्ध और जैन धर्मों से ही ब्राह्मण धर्म में संन्यास आश्रम विकसित हुआ था, ऐसी मान्यता है। वैसे जावालोकोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे बढ़ें। अब हम शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा मुख्य रूप से वानप्रस्थी आश्रमों में तथा व्यावसायिक श्रेणियों में दी जाती थी। आश्रमों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक एवं साहित्यिक प्रकार की ही होती थी। जो श्रेणियों में शिक्षा दी जाती थी, जो व्यावसायिक श्रेणियां थी, तो व्यावसायिक श्रेणियों में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो वंशानुगत रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती थी। इस काल में तक्षशिला जो था, इसके समान साहित्यिक शिक्षा के केंद्र भी इस काल में स्थापित होने लगे, जहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। कौटिल्य भी इसी शिक्षा संस्थान की उपज थे। इसके अतिरिक्त समाज में समृद्धि व्याप्त थी, जो इस काल में की पुरातात्विक खुदाइयों में
पुरातात्विक खुदाइयों में जो इस काल के जो उत्तर काले चमकीले मृदभांड जो प्राप्त होते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो ये जो है सो इस काल की समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ इस अध्ययन सामग्री के प्रति अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।